हेलो फ्रेंड्स, सी सेट सीरीज़ में हम नंबर सिस्टम टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। उसके अपने 10 कंसेप्ट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और आज का अपना कंसेप्ट नंबर 11 है। तो ये जो नंबर सिस्टम टॉपिक है इसके मैंने टोटल 11 कंसेप्ट आपको समझा दिए हैं। यूपीएससी हर साल 4 से 5 क्वेश्चन जो बहुत ट्रिकी सवाल होते हैं नंबर सिस्टम से पूछता है। और आज का अपना डिस्कशन टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ से भी यूपीएससी हर साल 1 से 2 सवाल यहाँ से पूछ लेता है। रिमाइंडर थ्योरम को हम हिंदी में शेषफल प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो आज की हम क्लास में रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबल जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, उनकी हम सब की बात करेंगे। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में जितने आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस के तो उतना ही अच्छा ये समझ में आता है। तो पहले तो मैं आपको समझाता हूँ रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। जैसे सपोज करो f(x) इज ए पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल को हिंदी में हम बहुपद बोलते हैं। x की जितनी भी पावर, जैसे x की पावर 1 लग जाती है तो ये लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। x की पावर 2 लग जाती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसे x की पावर जब इंक्रीज़ होती जाती हैं और इसको हम पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो सपोज करो मैंने x की जगह कोई भी इंटीजर a पुट किया। एक a यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। तो मैंने इंटीजर a पुट किया और f(x) की वैल्यू अपने पास में 0 आती है। तो x माइनस a जो f(x) एक पोलिनोमियल था, इसका क्या हो गया, फैक्टर। इफ़ f ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ f(x). इतनी बात आपको याद रखनी है। जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2, ये इक्वेशन दी हुई है। इसमें x की जगह अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो हर जगह x की जगह 2 पुट कर दो आप, तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 0। तो मैंने आपको ऊपर क्या समझाया था कि किसी भी पोलिनोमियल में इफ़ f ऑफ a इज इक्वल टू 0 है तो x माइनस a की वैल्यू अपने पास में क्या है, 2। तो x माइनस 2 जो है इस इक्वेशन द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। और अगर f ऑफ a 0 के इक्वल नहीं होता है, ये वैल्यू अगर 0 नहीं आती तो f ऑफ a से जो वैल्यू अपने पास में निकल के आएगी वो इस पोलिनोमियल का क्या होगा, रिमाइंडर होगा। जैसे इसका भी मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जाम्पल क्या है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन दिस इक्वेशन 3x² माइनस 3x प्लस 2 इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब x माइनस 1 से इक्वेशन को दी हुई इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे और अपने को क्या बताना है, उसका रिमाइंडर बताना है। ठीक है, यूपीएससी इस टाइप के सवाल पूछता है तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू 1 पुट करनी है। जो भी डिवीज़र होता है जिससे अपने को डिवाइड करने के लिए बोलता है उसको डिवीज़र बोलते हैं। हिंदी में हम उसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, तो डिवीज़र से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, डिवीज़र को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब जो भी इक्वेशन दी हुई थी वहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दो। ये जो इक्वेशन दी हुई है वहाँ पे मैंने सब जगह x की वैल्यू 1 पुट कर दी और इसका आंसर निकल के आया मेरे पास में 2। तो ये 2 इसका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो क्वेश्चन क्या था कि इक्वेशन दी हुई थी 3x² माइनस 3x प्लस 2, उसको x माइनस 1 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना आता है, शेषफल कितना आता है। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू 1 पुट कर दी। जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी और जितनी वैल्यू आएगी वो अपना क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो 2 इस क्वेश्चन का क्या है, रिमाइंडर है। चलो मैं एक और आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझाता हूँ। ऐसे सवाल भी यूपीएससी बहुत बार पूछती है। सपोज करो एक वैल्यू है, डिजिट है m मैंने डिजिट मतलब अज्यूम किया, उसको अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में 5 रिमाइंडर आता है। और एक और डिजिट है n, उसको मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास में 3 आता है। तो ये तो मैंने अज्यूम किया है। अब उसके बाद में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर वो दोनों डिजिट थे m प्लस n, उन दोनों को ऐड करने के बाद में 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। क्वेश्चन में ये है कि दोनों डिजिट को
ऐड करने के बाद में रिमाइंडर कितना आएगा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जितने भी रिमाइंडर दिए हुए थे 5 और 3 उन दोनों को ऐड कर दूँगा और जो भी संख्या है जिससे डिवाइड करना है उससे मैं डिवाइड कर दूँगा। तो पहले केस में मेरे पास रिमाइंडर कितना था 5 और दूसरे केस में कितना था 3, तो दोनों रिमाइंडर को ऐड करने के बाद में 7 से डिवाइड कर दो और उसका रिमाइंडर कितना आएगा 1, क्योंकि 8 को 7 से डिवाइड करेंगे एक बार तो पूरा डिवाइड हो गया और रिमाइंडर कितना आ गया 1। ठीक है, एक केस तो ये हो गया, केस नंबर 1। अब दूसरा केस मैं लेता हूँ, अगर मैं m से n को माइनस करने के बाद में 7 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में रिमाइंडर कितना आएगा। तो मैं वो सेम काम करूँगा, बस मैं यहाँ पे साइन चेंज कर दूँगा। प्लस की जगह मैंने रिमाइंडर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो 5 में से 3 को माइनस करने के बाद में कितना आता है 2, तो 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। तीसरे केस की बात मैं करता हूँ, अगर मैं दोनों जो संख्याएं थी m और n उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, तो उस केस में मेरे पास में रिमाइंडर कितना बचेगा। तो मैं क्या करूँगा, जो भी रिमाइंडर थे उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा और 7 से डिवाइड कर दूँगा। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आता है 15, और 15 को 7 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना आएगा 1। क्यों, क्योंकि 7 से 2 बार तो पूरा मतलब डिवाइड हो गया 14 बार, और 14 को मतलब 15 से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया कि जो भी संख्याएं दी हुई हैं उनके रिमाइंडर जो भी उसके साथ में मतलब साइन लगाएंगे माइनस प्लस या मल्टीप्लाई, तो उसके रिमाइंडर में भी वही चेंजेस आएंगे। जैसे दोनों संख्याओं को मैंने प्लस किया था तो रिमाइंडर प्लस हो गए, दोनों संख्याओं को माइनस किया था रिमाइंडर माइनस हो गए, दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई किया था रिमाइंडर मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, अब तीसरा एक और मैं केस लेता हूँ। मैंने क्या किया, पहली संख्या का स्क्वायर किया और दूसरी संख्या का स्क्वायर किया, उसके बाद में 7 से डिवाइड किया और फिर मैं रिमाइंडर पूछता हूँ। तो क्या आएगा, मैं वही काम करूँगा। मैंने संख्याओं का स्क्वायर किया तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर दो। पहले केस में रिमाइंडर कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और दूसरे केस में रिमाइंडर कितना था 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो अब मैं क्या करूँगा, उसमें 7 से डिवाइड कर दूंगा। अब मैं 25 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास में 4, क्योंकि 21 बार तो पूरा भाग चला गया, 4 रिमाइंडर आ गया। और दूसरे वाले केस में कितना रिमाइंडर आएगा 2, क्योंकि एक बार तो पूरा भाग चला गया, 2 रिमाइंडर आ गया। तो दोनों का क्यूमुलेटिव रिमाइंडर कितना आ गया 4 + 2 6। तो मैंने क्या समझाया, जो भी संख्याओं के साथ में हम करते हैं रिमाइंडर के साथ में भी वही करना है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, स्क्वायर है तो स्क्वायर। जैसे एक क्वेश्चन है, y इज ए नेचुरल नंबर, एक प्राकृत संख्या है y, उसको हम अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 बचता है। तो मेरे पास में एक इक्वेशन दी हुई है, उसको मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा ये पूछा है। और इक्वेशन क्या है, y² - 5y + 3/7। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे रिमाइंडर 4 पुट कर दूँगा। तो पहले केस में कितना है y का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर पुट कर दिया और उसको सेपरेटली 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, हर एक संख्या को, क्योंकि जो नीचे जो अपॉन लगा हुआ है उसके नीचे 7 है, इसका मतलब यही होता है कि सेपरेटली ये संख्या भी 7 से डिवाइड हो रही है। तो मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ पे y था वहाँ पे 4 पुट कर दिया। तो 4 का स्क्वायर अपॉन 7 कितना हुआ 16/7, रिमाइंडर कितना आ गया 2। उसके बाद में y की जगह 4 पुट किया, कितना आया 20/7 कितना आया 14, और माइनस का कितना आया 6, और उसके बाद में यहाँ पे कितना है 3। अब आप देखो 2 - 6 + 3 कितना हो गया 5 - 6 और -1/7। अब आप सोच के देखो कि -1/7 में अगर -1 में मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। जो भी नेगेटिव रिमाइंडर होते हैं वो आप यहाँ पे समझ लो कि जो भी संख्या दी हुई है नेगेटिव में जो संख्या होती है उसको उससे माइनस करके रिमाइंडर लिख दो। तो 7 में से 1 माइनस करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 6। जैसे सपोज करो ऊपर -1 की जगह होता -3/7 और इसका रिमाइंडर कितना आता, 3 को 7 में से माइनस कर दो 4 रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे -5/7 होता तो इसका रिमाइंडर कितना आता 2। तो ये है नेगेटिव रिमाइंडर। तो आप यहाँ से देख लो, अपने क्वेश्चन में पूछा था कि y² - 5y + 3 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा। मैंने क्या किया, y की जगह जितना भी था जो वहाँ पे 4 पुट कर दिया, कैलकुलेशन करी तो मेरे पास में -1/7 आया, और नेगेटिव रिमाइंडर की हेल्प से मैंने रिमाइंडर बता दिया 6। ओके, अब चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
14 की पावर दे रखी है 77 और उसको 11 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर अपने केस में पूछा है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने क्या किया, जो ये 14 की पावर 77 थी उसको मैंने मतलब 2-3 बार सेपरेट करके लिख दिया और उसको 11 से डिवाइड किया। अब मैंने ऊपर बताया था कि 11 है जो अलग अलग हर 14 को डिवाइड कर रहा है, तो 14 को मैं 11 से डिवाइड करूँगा, एक बार पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो हर 14 की जगह आप 14 की जगह कितने लिख दोगे 3 और ये कितनी टाइम्स है 77 टाइम्स। क्योंकि पावर इसकी 77 थी। तो अपना जो क्वेश्चन था 14 की पावर 77 वो कन्वर्ट होकर क्या हो गया 3 की पावर 77 अपॉन 11। इसका रिमाइंडर मैं अगर बता दूंगा तो क्वेश्चन का रिमाइंडर भी सेम हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख लिया ना, क्योंकि 11 का भाग 14 में तो एक बार पूरा चलेगा और रिमाइंडर कितना आया 3। अब आप देखो अगर यहाँ पे मेरे पास में 3 की पावर 1/11 होती तो रिमाइंडर कितना आता 3, और 3 की पावर 2 कितनी होती है 9/11 होता तो रिमाइंडर कितना आता 9, और 3 की पावर 3 होती तो रिमाइंडर कितना आता 5, और 3 की पावर 4 होती तो रिमाइंडर कितना आता 4, और 3 की पावर 5 होती तो रिमाइंडर कितना आता 1, 6 होती तो रिमाइंडर 3। अब आप देख रहे हो 5 की साइकिल के बाद में रिमाइंडर्स वापस रिपीट होना स्टार्ट हो गए। 3 की पावर 1 में रिमाइंडर 3 था और 3 की पावर 6 में रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो 5 की साइकिल के बाद में रिमाइंडर्स वापस रिपीट होना हो गए। तो मैंने आपको यूनिट डिजिट वाले कंसेप्ट में मैंने आपको यूज ऑफ साइकिल सिखाया था कि साइक्लिसिटी का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, साइक्लिसिटी का यूज कैसे करते हैं, जब पावर्स रिपीट होने लग जाती हैं तो वो साइकिल की जितनी टर्म्स होती हैं वो उसकी पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो अपने पास में पावर टोटल कितनी है 77 और साइकिल कितने की चल रही है 5 की। तो 77 को 5 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आएगा वही साइकिल का टर्म उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे आप देखो 77 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 15 बार तो कितना पूरा चला गया और रिमाइंडर कितना आया 2। रिमाइंडर अपने पास में कितना आया 2। तो इसका मतलब जो सेकंड टर्म ऑफ द साइकिल है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड टर्म साइकिल की कौन सी है 1 2 ये वाली। तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 9। अपने क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 9। अब आप इसको एक बार फिर से समझ के देखो। मेरे पास में क्वेश्चन था कि 14 की पावर 77 में 11 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना बचता है। मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। 14 की जगह मैंने 3 लिख दिया। क्योंकि 14 में 11 से डिवाइड करने के बाद में एक तो पूरा भाग चला गया और 3 उसका रिमाइंडर बचता है। तो अपना क्वेश्चन था वो मॉडिफाई होके क्या हो गया कि 3 की पावर 77 को 11 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना बचेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज ऑफ साइक्लिसिटी किया। साइकिल मैंने फाइंड करी कि कितने की साइकिल चल रही है 5 की साइकिल, और साइकिल जितने की चलती है पावर को उतने से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर बचता है वही मतलब जो टर्म है उस साइकिल का आंसर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तब ये अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन अपने पास में है 19 की पावर 77, उसको 7 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 14 आता है, और 19 को 14 में से माइनस करेंगे तो कितना आया मेरे पास में 5। तो मेरा क्वेश्चन कितना हो गया 5 की पावर 77/7। इसका रिमाइंडर अगर मेरे को पता चल गया तो क्वेश्चन का रिमाइंडर भी पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, सेम वही साइकिल का यूज़ करूँगा। अगर 5 की पावर 1 होती तो रिमाइंडर कितना आता 5, 5 की पावर 2 होती तो रिमाइंडर 4, 3 होती तो 6। ऐसे ही करके मुझे रिमाइंडर 1 की तरफ जाना है। तो 5 की पावर 6 है तब जाके मेरे पास में रिमाइंडर 1 आया। अब आप देखो 5 की पावर 7 करने के बाद में फिर से रिमाइंडर 5 आ गया। तो इसका मतलब 5 पहली टर्म थी और 7वीं टर्म भी 5 है। तो साइकिल ऑफ कितनी रन हो रही है यहाँ पे, साइकिल ऑफ 6 की साइकिल रन हो रही है। तो मैंने क्या सिखाया, जो भी साइकिल की टर्म होती है उसको पावर से डिवाइड कर दो। तो पावर कितनी है 77, उसको 6 से डिवाइड कर दो। तो 6 से डिवाइड करने के बाद में 12 बार तो पूरी डिवाइड हो गई, और 5 मेरे पास में उसका रिमाइंडर आया। तो 5 रिमाइंडर आने का मतलब ये है कि साइकिल की जो 5th टर्म है ना, 5th टर्म कौन सी है साइकिल की 1 2 3 4 एंड 5, ये जो 5th टर्म है इसका रिमाइंडर ही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो साइकिल का 5th टर्म कौन सा है, ये वाला, और इसका रिमाइंडर कितना है 3। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा अपने क्वेश्चन का 3।
तो ये जो संख्या दी हुई थी बहुत बड़ी 19 की पावर 77/7, इसका रिमाइंडर फाइंड करने को बोला था, वो रिमाइंडर कितना आया 3। तो यूपीएससी इस टाइप के सवाल पूछ लेती है बहुत बार। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन भी सेम था, 14 की पावर 77/11 और 19 की पावर 77/7। तो आप यूज ऑफ साइक्लिसिटी करके आपको क्या करना है, यूज ऑफ साइक्लिसिटी और रिमाइंडर फाइंड कर देने हैं, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, आपको यूज ऑफ साइक्लिसिटी करना सिखाता हूँ। 4 की पावर 98, इसको 25 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर फाइंड करना है। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया कि अपने को साइकिल फाउंड करनी है, ठीक है। अब मैं आपको साइकिल फाउंड करने का दूसरा तरीका बताता हूँ। या तो अपने पास में रिमाइंडर 1 आ जाए तो वहाँ पे स्टॉप हो जाना है, या फिर अपने पास में रिमाइंडर -1 आ जाए वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। अगर रिमाइंडर -1 आता है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके साइकिल हो जाएगी, और रिमाइंडर अगर 1 आता है तो साइकिल उतनी हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 4 की पावर 98/25, इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, 4 की पावर 1 कितना होता है, और उसमें अगर मैं 25 से डिवाइड करूँगा रिमाइंडर 4 की पावर 2 में रिमाइंडर 16, 4 की पावर 3 में रिमाइंडर 14, 4 की पावर 4 में रिमाइंडर 6, और 4 की पावर फिर 5 कितनी होती है, उसका रिमाइंडर -1 आ गया। तो मैंने क्या समझाया कि अगर रिमाइंडर अपने पास में -1 भी मिल जाता है तो साइकिल वहीं पे रोक दो, ठीक है। लेकिन अपने पास में साइक्लिसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना है, जितनी टाइम आ गई उसका मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। तो मेरे पास में मुझे ये बताओ कितनी की पावर करने के बाद में -1 रिमाइंडर मिला, 4 की पावर 5 करने के बाद में रिमाइंडर -1 मिला। इसका मतलब यहाँ पे साइकिल कितनी आ जाएगी, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, साइकिल कितनी हो गई 10। तो यहाँ पे साइकिल ऑफ 10 इज़ रनिंग, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया साइकिल 10 मैंने कैसे फाउंड किया, 10 की साइकिल कैसे निकली, ठीक है। या तो अपने पास में रिमाइंडर 1 बच जाता, ठीक है, या फिर -1 बच जाता। तो अगर -1 बच रहा है तो साइकिल को 2 से मल्टीप्लाई करके उतनी साइकिल लिख दो, ठीक है। अगर अब 10 की साइकिल चल रही है तो मैंने क्या समझाया, जो भी पावर है उसको 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आया 8। तो जो साइकिल की 8th टर्म है वो उसका रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो साइकिल की 8th टर्म कैसे निकालेंगे, 4th टर्म अपने निकाल ली, उसका रिमाइंडर कितना था 6, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, चौथी टर्म को चौथी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36 में से 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 रिमाइंडर। तो जब अपने पास में क्वेश्चन दिया हुआ था कि 4 की पावर 98/25, उसका रिमाइंडर कितना आएगा अपने पास में 11, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, अपने साइकिल का यूज करना ही सिखा रहा है। तो साइकिल का यूज करना अगर आपको नहीं आता तो आप एक मैंने पीछे वीडियो करवा रखा है, कंसेप्ट करवा रखा है कि हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, ठीक है। मेरे ख्याल से वो कंसेप्ट नंबर 2 है, कंसेप्ट नंबर 2 ऑफ सीरीज़ का है ना, आप जाके देखो, आपको साइकिल निकालना आ जाएगा कैसे हम साइकिल का यूज़ करते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि एक नंबर है व्हेन डिवाइडेड बाय 437 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 150, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 23। तो एक नंबर है उसको 437 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर आता है अपना 150, और उसी संख्या को अगर 23 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अपने को फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के बहुत फेवरेट्स वालों में से होते हैं। तो क्या करना है, मैंने आपको समझाया था कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाई रिमाइंडर प्लस कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये मैंने आपको एक इक्वेशन समझाई थी कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे अपने पास में डिविडेंड क्या है n, और डिविजर क्या है, किसका भाग दे रहे हैं 437 का। सपोज करो a अपना कोसेंट आ गया, रिमाइंडर अपने क्वेश्चन में दे रखा है 150। तो ये जो इक्वेशन थी उसको मैंने ऐसे लिख दिया कि n इज इक्वल टू 437 मल्टीप्लाई बाई a प्लस 150, ठीक है। नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि उस नंबर में अगर 437 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 150। तो अब उस संख्या को n को मैं 23 से डिवाइड करूँगा, तो मैं ये जो संख्या आ गई उसको भी 23 से डिवाइड करूँगा। अब 23 से 437 तो पूरा डिवाइड हो गया, तो इस केस में तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। और अब 150 को आप 23 से डिवाइड करके लिख दो,
जो रिमाइंडर आएगा वो अपने क्वेश्चन का रिमाइंडर हो जाएगा 12। ओके, तो ये थी अपनी रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम पे जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए। पहले तो मैंने आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताई कि अगर दो संख्याओं का रिमाइंडर दिया हुआ है तो अगर उनमें कुछ मैथमेटिकल अपन कैलकुलेशन करते हैं तो उसके रिमाइंडर को भी उसी हिसाब से, जैसे प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में मैंने एक एग्जांपल लिया था और उसके बाद में ये एक इक्वेशन दी हुई थी, उसका हमें रिमाइंडर फाइंड करना था, वो मैंने आपको सिखाया। और फिर यूज ऑफ साइक्लिसिटी करके मैंने आपको रिमाइंडर सिखाए, यूज ऑफ साइकिल। ओके, उसके मैंने 2-3 एग्जांपल लिए। और नेगेटिव रिमाइंडर मैंने आपको यहाँ पे सिखाया कि अगर साइकिल का टर्म नेगेटिव आ जाता है तो उसकी मल्टीप्लाई 2 करके साइकिल की वैल्यू लिख देते हैं। जैसे 4 की पावर 5 पे मुझे नेगेटिव रिमाइंडर मिला था तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 अपनी साइकिल की टर्म हो गई। ओके, और ये मैंने जो एक इक्वेशन आपको लास्ट के वीडियो में समझाई थी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इक्वेशन क्या थी? डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस इक्वेशन की हेल्प से मैंने एक आपको ये क्वेश्चन समझाया और 23 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर कितना फाइंड करना था वो अपना क्वेश्चन हो गया। तो आज के सेशन में हमने रिमाइंडर थ्योरम को डिटेल में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थमेटिक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और ये अपना जो 11 कंसेप्ट थे सीसेट सीरीज़ के वो नंबर सिस्टम टॉपिक के ऊपर थे। अगर आपको लगता है कि नंबर सिस्टम टॉपिक का कोई कंसेप्ट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइए, वो मैं टॉपिक आपको समझा दूंगा। लेकिन उसके बाद में मैं अर्थमेटिक टॉपिक को स्टार्ट कर दूंगा। अर्थमेटिक में सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो परसेंटेज रहेगा। परसेंटेज के बेसिस पे हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, फ्रैक्शंस का यूज़ करना मैं आपको सिखाऊंगा, फ्रैक्शंस के अर्थमेटिक के सवाल कैसे सोल्व किए जाते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।